In this session, we will be studying about absorption of drugs. Myself, Dr. Prabjot Singh, Associate Professor, Department of Pharmaceutics, Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Haryana, India. So first, we will start with what is absorption of drugs. So drugs are mostly given by various routes. The most preferred route is the extravascular route. Extravascular route means other than vascular. Vascular means by into the veins or arteries. So the extravascular route is the mostly preferred route of administration. तो सबसे जो पसंद का रूट होता है वो होता है ओरल रूट. तो अगर आप किसी ड्रग को इंट्रावेस्कुलरली दोगे, इंट्रावेस्कुलरली देने से क्या होएगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग 100% होती है. 100% ऑफ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड because the drug is directly injected into the systemic circulation. पर अगर आप उस ड्रग को किसी और रूट से दोगे, जो कि आपका हो सकता है ओरल हो, चाहे आपका ट्रांसडर्मल रूट हो, स्किन के थ्रू आप उसको एब्जॉर्ब कराओ, तो इन रूट्स के अंदर क्या होएगा, आपकी जो ड्रग है वो एकदम से आपके ब्लड सप्लाई में नहीं जा पाएगी. तो उस केसेस में क्या होएगा, ड्रग नीड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और drug needs to pass through some membranes to get into the systemic circulation. तो अब होता क्या है कि ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो किस रूट से दी जाती हैं, ओरल रूट से, मोस्ट प्रेफर्ड रूट है. तो उसके लिए ड्रग को क्या करना पड़ेगा, ड्रग हैज टू पास थ्रू द जीआईटी मेम्ब्रेन. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है जो हमारा, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी, ड्रग को उसके थ्रू पास होना पड़ेगा. मेम्ब्रेन जो है वो इट इज अ बैरियर टू द पासेज ऑफ ड्रग्स उसमें से ऐसे ही पास नहीं हो सकती, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पास होने के लिए. सो द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना ड्रग का, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स. अब होएगा क्या कि अगर तो ड्रग आपकी सही एब्जॉर्ब होएगी, पूरे अमाउंट में एब्जॉर्ब होएगी और एक अच्छे रेट से एब्जॉर्ब होएगी, तभी वो अपना एक्शन दे पाएगी, नहीं तो वो नहीं दे पाएगी. इस बात को देखने के लिए हम एक छोटी सी एनिमेशन देखेंगे जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि एक थेरापेटिक विंडो क्या चीज होती है. तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज थेरापेटिक विंडो. तो ये यहाँ पर एक ग्राफ है हमारे पास. It is on axis there is time and on y axis it is the concentration. Time in किसी भी यूनिट आवर में हो सकता है, मिनट्स में, वैसे ज्यादातर आवर्स में होता है, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है माइक्रोग्राम पर ml. तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ये डैश्ड लाइंस हैं, नीचे वाली है इफेक्टिव कंसंट्रेशन और ऊपर वाली है टॉक्सिक कंसंट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होएगी तभी वो अपना इफेक्ट दे पाएगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी. और अगर टॉक्सिक कंसंट्रेशन के लेवल से उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स. ठीक है, तो मैं प्ले करता हूँ ये. तो ये एक ब्लू कलर में जो लाइन दिख रही है आपको, एक ये ड्रग दी गई है, इसने पहले इफेक्टिव कंसंट्रेशन को पार किया, फिर ये टॉक्सिक कंसंट्रेशन से नीचे ही रही. इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसे कहते हैं थेरापेटिक विंडो. ये थेरापेटिक विंडो के बीच में रही तो इसका इफेक्ट बड़ा अच्छा आएगा. ये एक दूसरी ड्रग है, इसने क्या करा, ये एकदम से गई और ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये टॉक्सिक कंसंट्रेशन को पास कर गई, इट विल कॉज टॉक्सिक इफेक्ट. और जो तीसरी जो ड्रग है ये बहुत एक स्लो रेट से एब्जॉर्ब हुई बॉडी में, और इसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन को पार नहीं कर पाई, तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो सब थेरापेटिक इफेक्ट आएगा, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका नहीं हो पाएगा. तो ये जो ड्रग है ये थेरापेटिक कंसंट्रेशन के अंदर अगर रहेगी तभी वो इफेक्ट दे पाएगी. तो आइडियली कैसी होनी चाहिए, हमारी जो कंसंट्रेशन है ड्रग, वो पहला डोज दिया थोड़ा कम होएगा क्योंकि एलिमिनेशन होएगी,
फिर दूसरा डोज दे दिया, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो इस तरह से जो ये एक आइडियल मॉडल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग है वो आपकी कहाँ पर रह रही है, थेरेपेटिक विंडो के अंदर ही रह रही है। पर ऐसा असल में आप ओरल के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि ओरल ने कहाँ से जीरो से स्टार्ट होना है, फिर बढ़ना है, फिर कम होना है, फिर बढ़ना है, फिर कम होना है। तो इसमें ऐसा करने से क्या होएगा, इसमें फ्लक्चुएशंस होंगी। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ड्रग एक सिर्फ कंसेंट्रेशन उसकी जो है थी वो थेरेपेटिक विंडो के बीच में रही। तो ऐसा हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय गिविंग आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन होता है कि जब जैसे आपने पेशेंट्स देखे होंगे जो हॉस्पिटल में बेड रिडन होते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, उनके ऊपर वो कहते हैं कि ग्लूकोज लगा दिया। ग्लूकोज क्या होता है, वो उनको फ्लूइड्स देते रहते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते रहते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी वाटर, और उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उसी के अंदर वो डाल के ड्रग दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो एक रेट पे बॉडी के अंदर आती रहती है। जैसे उसमें आपने ध्यान से अगर कभी देखा हो, ग्लूकोज जब किसी को चढ़ाते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिरता रहता है। तो नर्स आती है, डॉक्टर आता है, वो उसको सेट कर जाता है कि इतने ड्रॉप्स पर मिनट वो उसमें बंदे की उसके बॉडी के अंदर जाएगा। तो डेट रेट इज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। अगर हम जब चलाएंगे तो वो एक स्टेडी स्टेट रहेगी, और ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है वो थेरेपेटिक विंडो के बीच में हम मेंटेन कर सकते हैं। पर ओरल के साथ ऐसा करना काफी मुश्किल है। कर सकते हैं अगर आप उसके लिए सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन देंगे। तो यहाँ पर एक चीज और दिखाई है कि किसी ड्रग की जो थेरेपेटिक विंडो है वो काफी लार्ज होती है। लार्ज का मतलब वाइड होती है। तो ऐसी ड्रग्स का आप लार्ज फ्लक्चुएशन इन डोज भी बर्दाश्त कर सकते हो। और कोई ऐसी ऐसी ड्रग होती है जिसकी जो थेरेपेटिक विंडो होती है बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। ऐसे केस में क्या होएगा कि अगर आप थोड़ी सी भी ड्रग को ज्यादा दे दोगे या कम दे दोगे तो वो थेरेपेटिक विंडो के बाहर चली जाएगी। तो हम इसमें देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि ड्रग अब्जॉर्प्शन क्या होती है, यही इसमें दिखाई हुई है। Following absorption, the effectiveness of drug can only be assessed by its concentration at the site of action. However, it is difficult to measure the drug concentration at such site. Instead, the concentration can be measured more accurately in plasma. तो हम जो कंसेंट्रेशन है साइट पे नहीं मेजर कर सकते, हम प्लाज्मा में कर सकते हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या चीज होती है। तो ब्लड का जो कंपोनेंट होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि उसके अंदर सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और जो उसके अंदर अगर उसके अंदर से सेल्स सारे सेपरेट आउट कर दें सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, ठीक है, उसके अंदर हम एक एंटीकोगुलेंट डाल दें और उसको जमने ना दें और उसको फिर सेंट्रीफ्यूज कर दें, तो हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। एक होता है सीरम। सीरम क्या होता है, ब्लड को, होल ब्लड को अगर कोगुलेट होने दे दिया जाए और उसके बाद क्लॉट उसमें से रिमूव कर दिया जाए, तो जो लिक्विड बचता है वो सीरम होता है। तो सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो प्लाज्मा में से मेजर करना आसान है, साइट ऑफ एक्शन पे से नहीं कर सकते। So there always exists a correlation between plasma concentration of a drug and the therapeutic response. तो जितनी concentration बॉडी में ड्रग की होगी उसका और एक रिस्पॉन्स के बीच में एक हमेशा रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो absorption can also be defined as the process of movement of unchanged drug from the site of administration to the site of measurement, that is plasma. This definition takes into account the loss of drug that occurs after oral administration due to pre-systemic metabolism or first pass effect. So pre-systemic metabolism क्या होता है कि जब भी ड्रग हमारी ओरल रूट से देते हैं तो जब एब्जॉर्ब होती है तो पहले वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के पास जाती है। लीवर क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज कर देता है। तो कुछ पोर्शन ड्रग का कई बार क्या होता है आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। तो ये भी इसके बीच में ही हमने इसके अंदर जब आप उसको उसके मूवमेंट ऑफ ड्रग को आप पता लगाओगे कि कितनी उसकी प्लाज्मा में पहुंची, तो वो फर्स्ट पास इफेक्ट को भी बीच में ही कंसीडर कर लेगी, क्योंकि जो हिस्सा लीवर ने मेटाबोलाइज कर दिया होगा वो आपको प्लाज्मा के अंदर नहीं दिखेगा। सो कंसेंट्रेशन आफ्टर टेकिंग ओरल डोज विल नॉट बी 100%। इसके बाद हमें जब अब्जॉर्प्शन होनी है ड्रग की, तो उसको
पार होना पड़ेगा, सबसे पहले इट हैज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर का क्या मतलब होता है कि एक सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा। तो जो इसके अंदर क्या होता है कि नॉन पोलर एंड होता है वो अंदर होता है और पोलर एंड इसका बाहर होता है। तो इसको हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, बाहर प्रोटीन्स होते हैं और बीच में कई बार क्या होता है कि वाटर फिल्ड पोलर पोर्स होते हैं। ये पोर्स का साइज काफी स्मॉल होता है पर इनके थ्रू कुछ ड्रग्स पास कर सकती हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। बाइलिपिड स्ट्रक्चर होता है, मेयोनीज स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं। Mayonnaise sandwich where a bimolecular layers of lipid is contained between two parallel monomolecular layers of proteins। तो बाहर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और अंदर क्या है, लिपिड्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है the hydrophobic core of membrane is responsible for the relative impermeability of polar molecules। तो पोलर मॉलिक्यूल्स इसलिए नहीं पास कर पाते क्योंकि अंदर हाइड्रोफोबिक कोर होती है। Aqueous filled pores or perforations of 4 to 10 angstrom in diameter are also present in the membrane structure through which inorganic ions and small organic water soluble molecules like urea can pass। तो जो छोटे छोटे आयंस होते हैं या छोटे छोटे वाटर soluble molecules होते हैं वो कहाँ से पार कर सकते हैं, आपके पोर्स के थ्रू। ये पोर्स हैं इनके बीच में से, बाकी को कहाँ से पास होना पड़ेगा, मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास होना पड़ेगा। The GI lining, constituting the absorption barrier, also allows most nutrients like glucose, amino acids, fatty acids, vitamins, etc. to pass rapidly through it into the systemic circulation, but prevents the entry of certain toxins and medicaments. Thus, for a drug to get absorbed after oral administration, it must first pass through this biological barrier। तो ये जो बैरियर है सेल मेम्ब्रेन का, जीआईटी की मेम्ब्रेन का, इसके अंदर से ड्रग को पास होना पड़ेगा तभी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा पाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए कई बार होता क्या है कि या तो उनका साइज छोटा होता है, जैसे आयंस होते हैं उनका छोटा होता है साइज, तो वो पोर ट्रांसपोर्ट में से चले जाते हैं। और जो ग्लूकोज वगैरह जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसके बाद जो मेन टॉपिक है आपका, डेट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। इसको हम लेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए हमारे पास ये मैंने एक पीपीटी निकाली है, नेट से निकाल ली है। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 तरीके से एब्जॉर्प्शन होती है। पहला है ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के बीच में से ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। दूसरा है पैरासेलुलर, ये इसका दूसरा नाम है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंटरसेलुलर का मतलब है सेल के जो बीच में जंक्शंस होते हैं दो सेल के जहां पर जुड़ होता है वहां से ट्रांसपोर्ट होना। और थर्ड वन इज द वेसिकुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, इसको एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। आगे इनके भी टाइप्स हैं, तो हम एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे नाम ही है पैसिव और एक्टिव, these are two words। Passive means it doesn't require any energy, active means it requires energy। So first pass is passive transport, second is the active transport। पैसिव के अंदर फिर आगे प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इज द पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड और मीडिएटेड डिफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं नंबर 1। तो इसमें इस फिगर में दिखाया गया कि ट्रांससेलुलर का क्या मतलब है, पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। पैरासेलुलर का मतलब है जंक्शन के बीच में से पास होना। और वेसिकुलर का मीनिंग है एंडोसाइटोसिस के थ्रू पास होना, वेसिकल्स बनती हैं इसके अंदर, ठीक है। सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसके दो प्रोसेस होती हैं, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, तो इसके थ्रू पास होता है।
इसके बाद फिर ड्रग कहाँ जाएगी, कैपिलरीज के अंदर जा पाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी, ब्लड के अंदर तभी दाखिल हो पाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांससेलुलर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, परमिशन ऑफ जीआई एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस साइटोसोल, परमिशन ऑफ द लेटरल और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो इसमें हमने फिगर में जैसे देखा है कि ये सेल की मेम्ब्रेन ये वाली तो है हमारी, जहां पर स्टमक के कंटेंट्स हैं उस तरफ है, ये ब्लड वाली साइड है। तो पहले इस मेम्ब्रेन में से पास होना पड़ेगा, फिर ब्लड इस सेल के जो साइटोसोल है उसमें से पास होना पड़ेगा, फिर जो बेसल मेम्ब्रेन है उसमें से पास होना पड़ेगा। तो 3 चीजों में से इसको पास होना पड़ेगा, तभी ये आगे जा पाएगा। तो इसके अंदर अब प्रोसेसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ए, not require energy, further classified into following types: passive diffusion, pore transport, ion pair transport। तो पैसिव डिफ्यूजन को also called non-ionic diffusion, it is major process for absorption of more than 90% of the drugs। 90% ड्रग इसी प्रोसेस से एब्जॉर्ब होती है। The driving force is the concentration or electrochemical gradient. It is defined as the difference in the drug concentration on either side of membrane। So diffusion आपको बच्चों पता ही होगा क्या होता है। diffusion के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ड्रग होती है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में डिफ्यूज हो जाती है। जैसे आप अगर एक्सपेरिमेंट करो कि कमरे के कोने में आप सेंट थोड़ा सा छिड़क दो, तो क्या होगा, सेंट आपका सारे कमरे में फैल जाएगा। इट इज बाय द डिफ्यूजन, द मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अगर आप एक बीकर लें वाटर का, उसके अंदर एक डाई की एक ड्रॉप डाल दें, तो जो ड्रॉप है वो भी धीरे धीरे सारे में डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो डेट इज द ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। It is passive diffusion is best expressed by Fick's first law of diffusion, which states that drug molecules diffuse from region of higher concentration to one of lower concentration until equilibrium is attained, and that the rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient across the membrane। तो ये d क्या हुआ, dt rate of drug diffusion is equal to d diffusion coefficient, a surface area, Km upon W, this is the partition coefficient of drug between membrane and aqueous phase। तो partition coefficient क्या होता है कि जब हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेते हैं, जैसे एक ऑयल हो गया और एक वाटर हो गया, दोनों को हम इकट्ठे मिक्स कर दें और उसके बाद उसके अंदर ड्रग डाल दें, तो क्या होएगा, जो ड्रग है आपकी कुछ हिस्सा उसका पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। दोनों का जो रेशियो है C organic, concentration in organic upon concentration in aqueous, it is known as the partition coefficient। so Kmw is the partition coefficient। ये एक बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी होती है ड्रग की, जिसके ऊपर आपकी उसकी डिफ्यूजन डिपेंड करती है। H is the length of the membrane, thickness of the membrane, and this is CGIT is the concentration in GIT minus concentration in plasma। ठीक है, तो ये इसका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह देते हैं इसे। H इज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट मैंने पहले ही बताया कि ये पोर्स के थ्रू होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। कन्वेक्शन क्या होती है, जैसे जब पानी जैसे उबल रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपने आप से मिक्स होते रहते हैं। तो वैसे ही फ्लूइड की जो मूवमेंट है उसके थ्रू जब कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो, डेट इज नोन एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि पोर्स छोटे छोटे होते हैं, उनके थ्रू पास होती है ड्रग। The driving force is the hydrostatic pressure or the osmotic differences across the membrane। Process is important in absorption of low molecular weight less than 100 Dalton, generally water soluble drugs through narrow aqueous filled channel, example urea, water and sugar। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जिनका साइज स्मॉल होता है, जिनका स्ट्रक्चर छोटा होता है, वो इसके थ्रू पास हो सकते हैं। इसके अलावा चेन लाइक और लीनियर कंपाउंड्स, जिनकी चेन जैसी शेप होती है, लंबे होते हैं, मोटे नहीं होते, तो वो भी इसके थ्रू पास हो सकते हैं। up to 400 Daltons and can be absorbed by filtration।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट चेन अल्केन्स। इसके अलावा ड्रग परमिशन थ्रू वाटर फील्ड चैनल इज इंपॉर्टेंट इन रीनल एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड एंट्री ऑफ ड्रग्स इनटू द लीवर। तो इन प्रोसेस के लिए भी आपकी जो ये पोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है काफी जरूरी होती है। इसके बाद है अगली प्रोसेस आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर का मतलब होता है कि पेयरिंग होना, जैसे एक नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन के साथ पेयर हो जाएगा फिर ट्रांसपोर्ट होएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि absorption of drugs like quaternary ammonium compound, example are benzalkonium chloride, benzathonium chloride and sulfonic acid, which ionize under all pH condition is ion pair transport। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जो आयनाइज्ड रहती हैं, आयनाइज्ड ड्रग्स कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस इतनी आसानी से नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर भी चार्ज होता है और इन कंपाउंड्स के ऊपर भी चार्ज होता है। तो इनको पास होने के लिए क्या जरूरी होता है, इनका क्या बनता है, एक पेयर बनता है आयंस के साथ। नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ पेयर बनेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ पेयर बनेगा। डिस्पाइट देयर लो ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यूज, such agents penetrate the membrane by forming reversible neutral complexes with endogenous ions of the GIT like mucin। तो एंडोजिनस का मतलब जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आयंस के साथ ये एक अपना कम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे बाहर से कैटायनिक ड्रग आई, एंडोजिनस आयन के साथ मिली, दोनों का कम्प्लेक्स बन गया न्यूट्रल, फिर पैसिव डिफ्यूजन से पार चली गई, फिर वहां जाके फिर डिसोशिएट होके क्या दिया, फ्री ड्रग और एंडोजिनस आयन इसने अलग कर दिया। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटायनिक ड्रग। ऐसे ही एनायनिक ड्रग्स का होएगा इसमें। ठीक है, तो ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट है। इसका एग्जांपल दिखा रखा है, प्रोप्रानोलोल, a basic drug that forms an iron pair with oleic acid is absorbed by this mechanism। तो ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद आता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये आपका, पहले मैं एक बार दोबारा से आपको क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ पीछे आके। इट इज अ टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है आपका वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं दोबारा से। Some polar drugs cross the membrane more readily that can be predicted from their concentration gradient and partition coefficient values like monosaccharides, amino acids and vitamins will be poorly absorbed। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि absorb नहीं हो पाएंगी, पर ये फिर भी absorb हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? Because उनके लिए कोई special carrier होता है that binds reversible or non-covalently with the solute molecules to be transported। This carrier solute complex traverses across the membrane to the other side where it dissociates and discharges the solute molecule। The carrier then returns to its original site to complete the cycle by accepting the fresh molecule of solute। Carriers in membranes are proteins and may be an enzyme or some other component of the membrane। तो carrier क्या हो गया, एक तरह से ट्रांसपोर्ट का एक साधन हो गया। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट में, जैसे किसी ने किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके लिए कोई कैरियर है, जैसे बस है, कोई बस में वो बैठेगा, पार होएगा और आगे चला जाएगा। Since the system is structure specific, drugs having structure similar to essential nutrients called as false nutrients are absorbed by the same carrier system। अगर उसका स्ट्रक्चर सेम होएगा फॉल्स न्यूट्रिएंट का किसके साथ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ, तो वो भी एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो पैसिव डिफ्यूजन की प्रोसेस इस तरह की होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होती है। जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसका प्रोसेस का रेट बढ़ जाएगा। पर अगर कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस है, उसका अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे एक पॉइंट तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर वो सैचुरेट हो जाएगी, बिकॉज द नंबर ऑफ कैरियर इज लिमिटेड। ठीक है, तो जैसे एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लोगों ने जाना है, तो जैसे एक हमारे पास कोई साधन है, जैसे एक कार है, तो कार ए पॉइंट से बच्चों को बिठाएगी और बी पॉइंट पे छोड़ आएगी। तो पहले एक बच्चा आया, एक
वो बिठाया, उसने चले गया। फिर 2 बच्चे हो गए तो 2 भी बैठेंगे, 2 भी चले जाएंगे। 3 बच्चे आ गए, 3 भी बैठेंगे, चले जाएंगे। 4 आएंगे, 4 भी बैठेंगे, चले जाएंगे। तो प्रोसेस का रेट है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उतनी तेजी से उनका ट्रांसफर हो रहा है। पर जब 4 के बाद 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, तो उस केस में जाके क्या होएगा, द प्रोसेस विल बिकम सैचुरेटेड। उनको फिर वेट करना पड़ेगा, फिर कार खाली होके आएगी, फिर वो उसमें बैठेंगे, फिर वो जाएंगे। तो उसमें क्या आ गया, द कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट इज अ कैन बी सैचुरेटेड, सैचुरेट हो जाती है प्रोसेस एक उस पे जाके, उसके बाद उसका रेट नहीं बढ़ पाता। ठीक है। इसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज अ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट ऑपरेट्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, डाउनहिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ के ऊपर से नीचे आना। पहाड़ के ऊपर से नीचे आने में जोर कभी भी नहीं लगता, नीचे से ऊपर जाने में हमेशा लगता है। तो नीचे से ऊपर जाने को क्या कहेंगे हम, अपहिल ट्रांसपोर्ट, उसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे आना होता है उसे डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, वो जो आपकी पैसिव प्रोसेस होती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि प्रोसेस है तो पैसिव, पर उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई कैरियर मौजूद है जो उसको पार पार कर रहा है, पर वो कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा। सिंस नो energy expenditure is involved, the process is not inhibited by metabolic poisons that interfere with energy production. तो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 आती है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ती है, फिर एक कैरियर के साथ जुड़ती है, फिर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, फिर जाके क्या होता है कि ये डिसोशिएट हो जाती है। तो इसमें कहीं पर भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो इसलिए क्या है, ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं। इसके बाद आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैरियर मीडिएटेड भी एक्टिव ही था, ये भी उसी के पार्ट है। दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम एटीपी टू मूव ड्रग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर मिलिeu। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर तो आपका जो जिस चीज ने मूव करना है उसी के लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो हो गया आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे आपने अपने घर से कॉलेज जाना है, ठीक है, आप अपना तेल फूक रहे हो, आपका जो खर्चा है वो अपने लिए हो रहा है, तो आपका वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। पर आपके साथ एक दोस्त भी बैठ गया, अब खर्चा तो आपने अपने लिए करा था, वो तो वैसे ही बैठ गया, उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दिस प्रोसेस देयर इज डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट, moreover the process transfers only one ion or molecule and in only one direction and hence called as uniporter, example absorption of glucose। एक नहीं ट्रांसपोर्ट होना है, उसी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इन दिस प्रोसेस देयर इज नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, that is it takes advantage of previously existing concentration gradient. The energy required in transporting an ion aids transport of another ions or molecules, co-transport or coupled transport either in the same direction or in opposite direction। तो होता क्या है कि जैसे आपने कॉलेज जाना था, आप किसी को अपने साथ बिठा के ले गए, तो वो हो गया को ट्रांसपोर्ट, उसको सिंपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज गए, आपकी बाइक उठा के उधर से दूसरा बंदा उसको लेके फिर वापस आ गया, तो वो क्या हो गया, एंटीपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो सिंपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर। इसमें क्या है कि जो मूवमेंट सोडियम की है वो अपने साथ ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, इसलिए इसे कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। एनर्जी का एक्सपेंडिचर इसके अंदर एक चीज के लिए होता है, सोडियम के लिए, ग्लूकोज के लिए नहीं होता। ठीक है, ऐसी एंटीपोर्ट है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जांपल H पॉजिटिव आयन यूजिंग सोडियम पॉजिटिव ग्रेडियंट इन द किडनी। तो Na अंदर जाएगा किडनी के अंदर, H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। खर्चा किसके लिए हो रहा है, Na पॉजिटिव के लिए हो रहा है, एटीपी उसमें कंज्यूम होते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव के लिए कोई उसके अंदर कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हो गए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर वही एग्जांपल दे रखा है कि ड्रग आई, कैरियर आया, ड्रग कैरियर कम्प्लेक्स बन गया और फिर कम्प्लेक्स जाके डिसोशिएट हो गया।
तो ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ कि बाहर से ड्रग है, इसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू अंदर जाना है, तो इसमें क्या हुआ, प्राइमरी में क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो इस डायरेक्शन से इसकी तरफ है, और इसने मूवमेंट करनी है उल्टी में, ठीक है, डाउन हिल करना है इसने, सॉरी अप हिल ट्रांसपोर्ट करना है इस डायरेक्शन में। तो जिधर ये एरो पॉइंट कर रहा है, ये तो क्या है, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इधर की तरफ, इधर तो आसानी से जा सकता है, पर मूवमेंट इसने करनी है उल्टी करनी है, तो इसको क्या चाहिए, इट नीड्स एटीपी, एटीपी गिव्स एडीपी एंड पीआई। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट गिव्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो एनर्जी देगा ये, इधर से इनको मॉलिक्यूल्स को इधर ट्रांसपोर्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपोर्ट में क्या हुआ, एक चीज आई, उसने एटीपी कंज्यूम करा, साथ में उसके एक और मॉलिक्यूल भी साथ में ट्रांसफर हो गया, इसको कहते हैं सिंपोर्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, सिंपोर्ट में दोनों की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, एरो के हेड्स देखो ये एक ही डायरेक्शन में है, पर एंटीपोर्ट में क्या हुआ, एक चीज अंदर आई, दूसरी उसकी एनर्जी को यूज करके बाहर चली गई, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है पैरासेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स थ्रू द जंक्शन बिटवीन जीआई एपिथेलियल सेल्स के बीच में होता कम है इसके अंदर, कुछ ज्यादा ड्रग्स इसमें पास नहीं होती। परमेशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, this process basically occurs through opening which are little bigger than aqueous pore. Compounds such as insulin and cardiac glycosides are taken up by this mechanism. एक प्रोसेस है परसोप्शन, इस permeation of drug through temporary opening formed by shedding of two neighboring epithelial cells into the lumen. तो अगर सेल की जो एपिथेलियल है वो शेड हो जाए, टूट जाए, तो उस केस में एक टेम्परेरी ओपनिंग बनती है, वहां से ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ज्यादातर इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कम ही ड्रग्स को होता है। इसके बाद आता है वेसिकुलर और कॉर्पुस्कुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर क्या, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट दीज आर आल्सो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन वेसिकल्स इनटू अ सेल। सेल के अंदर एक वेसिकल, एक पाउच बन के ट्रांसपोर्ट होता है। सिंस द मैकेनिज्म इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज ट्रांससेलुलर। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्पाइनोसाइटोसिस, इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग जब लिक्विड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और फैगोसाइटोसिस जब सॉलिड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो फिनोमेना है इज रिस्पांसिबल फॉर सेलुलर अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट्स एंड स्टार्च, ऑयल soluble vitamins like A, D, E, K, water soluble vitamins like B12 and drugs such as insulin। तो जो आपके ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स इसी प्रोसेस के थ्रू ऑब्जॉर्व होते हैं, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये ऐसे क्या होता है कि एक मैक्रोमोलिक्यूल आता है, उसके फिर इनगल्फ हो जाता है, वो इनगल्फ होने के बाद वो वेसिकल बन के ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो वेसिकल खुल के फिर वो ब्लड में अंदर चला जाता है। तो ये आपके मैकेनिज्म हैं, इनके थ्रू क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स होती है। तो बुक के अंदर ये दिया हुआ है बड़ा अच्छे से, ब्रह्मंकर के अंदर, इसको आप इसमें बुक में से मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड करी है उसमें से आप इसको पढ़ लें, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें समराइज करा गया है इसमें डायग्राम में कि क्या क्या तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव डिफ्यूजन, मोस्ट ड्रग्स हैविंग हाई लिपोफिलिसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 100 to 400। तो ये किसके थ्रू जाती है, बीच में से गुजर के जाती है सेल के, जेल मेम्ब्रेन, ब्लड, ड्रग इधर से आई, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पार होगी, पर कौन सी होगी, जिसका जो लिपोफिलिक होएगी, मतलब कि लिपिड लविंग होएगी, और उसका जो वेट होएगा 100 to 400 होएगा। फिर है पोर ट्रांसपोर्ट, इसमें जिनका मोलिकुलर वेट लेस देन 100 होएगा और वाटर सोल्यूबल होएंगी, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होएंगी, वो पोर्स के थ्रू चली जाएंगी। फिर आता है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक ड्रग्स विद एफिनिटी फॉर कैरियर, स्ट्रक्चर का लॉक होएगा, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये ट्रांसफर होएगा, फिर ये डिसोशिएट होएगा। उसके बाद आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, पॉजिटिव ड्रग आएगी, आयन आएगा, नेगेटिव एंटीजनस आयन के साथ वो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स पार होएगा, ठीक है, फिर उसको डिसोशिएट हो जाएगा। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या होएगा,
इनगल्फ हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो ये सारे के सारे समरी ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं एंड ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू देम। तो ये आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। दिस आर द वेरियस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। आप इसको एक बार बुक में से रीड करो, वीडियो को दोबारा से देखो, कोई दिक्कत आती है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।